नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। मास्टर अली भाई मेरे ना दो क्वेश्चन है जिसके मैं काफी इनके आंसर्स के लिए पूछ रहा हूँ, आगे पीछे से नहीं पता चलता सही। बेसिकली मुझे 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट मिल गया था यहाँ पे और कब मिला था? 10 इयर्स की बेस पे लॉन्ग रेजिडेंसी पे मुझे इंडेफिनिट वीजा लग गया था मेरा यहाँ पे। ठीक। और मेरे सोलिसिटर ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मेरी फैमिली का भी ना साथ ही भेज दिया इंडेफिनिट के लिए, तो उनको नहीं पता था, तो वो उन्होंने उठा के उनको दे दिया डिस्क्रिशनरी। ठीक। तो जिसमें खैर फिर हमने उनसे पूछा कि भाई आपने ये तो लॉन्ग प्रोसेस में डाल दिया है। हाँ। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे हमसे ना वापस मंगवाए पासपोर्ट मेरी वाइफ के और बच्चों के। हाँ। और उन्होंने उनका डिस्क्रिशनरी जो है वो खत ले लिया वापस। ठीक। और हमें ये कर दिया कि हाँ भाई अब आप आपको 3 साल या 6 साल रुकने की जरूरत नहीं, आप वो कर दें, इनका स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो एक तो मुझे इसमें ये पूछना था कि जब डिस्क्रिशनरी था, मैं यहाँ पे बैंक में काम करता हूँ फुल टाइम, लेकिन मैंने इनके दो मतलब वो बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट और हाउसिंग बेनिफिट जो है वो लेना शुरू कर दिए थे। और एक तो मुझे पूछना था ये तो नहीं कोई प्रॉब्लम पड़ेगा, और सेकंड ये पता करना था कि इनके लिए कि कितने पैसे होने, मतलब इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि इनके कितने पैसे होने चाहिए भाई आपके पास के, आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए अगर आप फैमिली के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया था कि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, ये मेरी इनकम है, तो उन्होंने मतलब मुझे कि भाई आप एलिजिबल हो, आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक। और डिस्कशन पे थे उस वक्त ये लोग। तो अभी मुझे आप ये जरा बताएंगे कि क्या मैं ये बंद कर दूं हाउसिंग बेनिफिट वगैरह, या किस तरह मतलब किया जाए, क्योंकि अब जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था इनका तो मैं थोड़ा सा इसमें पजल हो गया था कि ये क्या करना है, किस तरह करना है इनको। ओके, चले मैं बताता हूँ। प्लीज, थैंक यू। देखें जी, जो बेनिफिट्स वाली बात आती है, सबसे पहले ये याद रखें कि बेनिफिट्स कौन अप्लाई कर रहा है। आप हैं जो इंडेफिनिट लीव आपके पास मौजूद है। अब उनको जब डिस्क्रिशनरी लीव मिली तो क्या आपने उनकी डिस्क्रिशनरी लीव के ऊपर फौरन अप्लाई करना शुरू कर दिया बेनिफिट्स, या आपने खुद अप्लाई किया एज एन इंडेफिनिट लीव होल्डर कि मैं बेनिफिट्स अप्लाई कर रहा हूं? अगर तो आपने खुद अप्लाई किया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं आगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, जो स्पाउस वीज़ा के लिए अपना उनके लिए अप्लाई करना है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चाइल्ड बेनिफिट वाली बात है, वो चाइल्ड बेनिफिट तो अभी आपको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एनीवे आपने उसको अगर शुरू कर दी तो उसको भी बंद करा दीजिए। जो हाउसिंग बेनिफिट वाली बात है, आपको हाउसिंग बेनिफिट अलाउड है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर बच्चे भी आपके यहाँ पैदा हुए हैं तो आप उनको पहले रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश नेशनल्स, बजाय इसके कि आप उनको पहले वो उस रूट में भेजें कि वो पहले अप्लाई करें उसके स्पाउस वीज़ा के लिए और फिर बेनिफिट्स ना ले सकें, ये वो सारा कुछ। अगर आपके बच्चे ब्रिटिश नेशनल्स रजिस्टर हो जाते हैं तो उनके चाइल्ड बेनिफिट शुरू हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आपकी वाइफ की खाली बात रह जाती है कि अगर वाइफ को आपने बेनिफिट्स पे डाला तो क्या होगा। अगर आप खुद बेनिफिट्स ले रहे हैं और आप फिर अप्लाई करते हैं वाइफ के लिए तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप ये दिखा सकें कि आप कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं लेंगे। अगर आपने हाउसिंग बेनिफिट लेना शुरू कर दिया है, दैट्स परफेक्टली फाइन। जब आप अपनी वाइफ के लिए स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई एडिशनल बेनिफिट तो आप नहीं ले रहे होंगे। अगर पहले से ले रहे हैं दैट्स ओके, उसमें कोई मसला नहीं। अगेन वही बात आती है कि जब आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो बड़ी छोटी छोटी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आप गलत कर सकते हैं, जिससे कि केस पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और आई वुड सजेस्ट कि बेहतर है किसी को दिखा लें, किसी से उसको या तो किसी वकील से अपना केस करवाइए जो आपका केस अच्छी तरह से समझ के फिर उसको आगे करें, या अगर खुद भी करना चाहते हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जहाँ तक बात है आपकी, और बाकी मेरे ख्याल आपने बेनिफिट्स का ही बात की थी और तो उसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी। जो दूसरा है कि जी वो वीज़ा आपको कौन सा मिलना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ठीक है। जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, आपकी जब एप्लीकेशन डाली जाती है, आपकी सेटो एप्लीकेशन डाली गई होगी, उसके अंदर जब आप लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे अप्लाई करते हैं उसमें कोई डिपेंडेंट्स नहीं हो सकता आपके साथ। अब आपकी एप्लीकेशन में अगर आपके बीवी बच्चों को डिपेंडेंट बना दिया गया तो इसका मतलब ये कि उनकी एप्लीकेशन भी आपके साथ हुई है। अब इंडेफिनिट लीव आपको मिल सकती है, उसमें जो करना चाहिए था वो ये था कि आपकी एप्लीकेशन भेजी जाती सेटो की और उसके साथ एक FLRO या FLRM एप्लीकेशन भेजी जाती जो आपकी वाइफ की और बच्चों की होती। बड़े आराम से उनको उसमें वीज़ा लग के मिल जाना था, उसमें कोई मसला नहीं होना था। एनीवे, अब जो भी आप करने जा रहे हैं होपफुली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। बताइए। मेरे जो हस्बैंड है वो फुल टाइम मुलाजमत कर रहे हैं, तो हाल ही में इंडेफिनेट वीजा मेरे लिए अप्लाई किया है उन्होंने। तो हम लोगों ने चाइल्ड बेनिफिट अपनी बेबी के लिए लेते आ रहे हैं, तो इससे मेरे वीजे एप्लीकेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ओके, बस यही सवाल है आपका जी? नहीं बस। और ओके, चलें ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
यू वेलकम जी। आपकी एप्लीकेशन पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज चाइल्ड बेनिफिट अगर लेते आ रहे हैं तो वो फादर ने अप्लाई किया होगा क्योंकि उनका स्टेटस था। अगर आपके लिए उन्होंने कोई अलग बेनिफिट्स नहीं लिए तो उसमें आपको कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके अंदर पूरा 2 कॉलम्स बने हुए होते हैं जो सेटलमेंट के कॉलम्स होते हैं। उसके अंदर लिखा होता है कि आप कौन से बेनिफिट्स ले रही हैं और आपके पार्टनर कौन से बेनिफिट्स ले रहे हैं, यू मेन बीइंग द मेन एप्लीकेंट। अगर आपका पूरा कॉलम खाली चल रहा है देन दैट्स फाइन, उसमें कोई मुश्किल नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक, आपको मिल जाना चाहिए आराम से। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं सफदर बोल रहा हूँ लंदन से। जी सब्दर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। बताइए। एक क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा है, उसकी एज अबव 18 है। मैं HSMP में यहाँ पे हूँ ठीक और 2 महीने बाद मैं इंडेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक। तो बेटा जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो अबव 18 है, तो उसके लिए मुझे डिपेंडेंट शो करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ओके, वो शुरू से आपके साथ ही आया हुआ है? जी मेरे साथ आया हुआ है, शुरू से मेरा डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब वो अबव 18 हो गया। हाँ। अच्छा, अब उसके साथ एक सिचुएशन ये है कि मैं उसके तमाम पेमेंट्स से उसकी एक्सपेंसेस सारे मैं पे कर रहा हूँ और मेरे बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में जाते हैं, वो आगे से यूनिवर्सिटी में पे करता है। ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट तो मेरे पास हैं। ठीक। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा? ओके, और बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है जी उसमें वो लिखा हुआ है कि भाई एक क्वेश्चन है कि जी आप हर महीने कितने पैसे वसूल करते हैं अपने पेरेंट्स से या किसी अपने रिलेटिव से। जी। तो वो उसको मैं मंथली बेसिस पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक। वो होता ही है कि उसकी जब फीस का टाइम आता है इंस्टॉलमेंट का, तो उस वक्त मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ कि भाई बेटा ये तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए भी हैं, जब खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें और भेज दूंगा। ठीक है। अब उसका जो मंथली एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है वो उसको मैं रेगुलर नहीं दे रहा, उसका क्या आंसर किया जाए? मैं बताता हूँ सर। नंबर 1 जो आपने बताया कि ओवर 18 है और उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए उसको शो करने के लिए कि वो डिपेंडेंट है। जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका बेटा आपके साथ था जब आपने ओरिजिनली अप्लाई किया था और आप उस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम उम्र की थी, तो जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सेपरेट जाएगा। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट होगा, उसका सेपरेट होगा, उसमें उसकी फीस पूरी लगेगी क्योंकि अब वो ओवर 18 है, लेकिन ही कंटिन्यूज टू बी योर डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंसी की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या है, जो आपने प्रूव करना है, ए दैट ही इज़ नॉट लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, ही इज़ नॉट मैरिड, ही इज़ नॉट वर्किंग। अगर आप दिखाते हैं कि जी वो काम कर रहा है, उसने शादी कर ली है और वो अभी भी मेरा डिपेंडेंट है, तो फिर बात नहीं बनेगी क्योंकि उसने शादी भी नहीं की, वो काम भी नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट के तौर पर चल रहा है। उससे कॉलेज का यूनिवर्सिटी का लेटर साथ लगाइए जिसमें कन्फर्मेशन हो कि ही कंटिन्यूज टू बी अ स्टूडेंट, वो साथ लगा दें। प्लस आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि आप उसको पेमेंट करते हैं और फाइनेंशियली उसका सारा खर्चा आप उठा रहे हैं, वो साथ लगा दीजिए। वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स आपके लग जाएंगे साथ, देयर इज नो इशू विद दैट। आखिरी जो बात आपने पूछी कि जो उसके एक्सपेंसेस हैं जो आप पे करते हैं, वो उस कॉलम के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, उसके अंदर आप यूँ देखें कि टोटल साल के जो आप एक्सपेंसेस उसको पे करते हैं उसको आप बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं, एवरेज निकाल के वो एवरेज वहाँ पे लिख दीजिए, दैट्स फाइन। अदरवाइज अगर वो भी चीज़ आपको सूटेबल नहीं है, आप अगर क्वार्टरली पे करते हैं उसको, तो वो लिख दीजिए। अगर मंथली आप पे नहीं भी करते तो आप वहाँ पे नीचे एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। इस चीज़ से ना घबराएं कि जी वहाँ पे मैं कोई चीज़ ऐड कर दूँ उसके अंदर। मैं अक्सर अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ करता हूँ कि अगर एक चीज़ क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके केस में ये चीज़ होती कि आप कहते हैं कि जी मैं उसको हर 3 महीने के बाद उसको मैं उसकी फ़ीस के पैसे देता हूँ। अब वो फीस के पैसे कितने होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स कितनी होती हैं, खर्चा कितना होता है, दैट वेरीज फ्रॉम लेट्स से 1500 to 2000 पाउंड्स। अब 1500 to 2000 को हम कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, 1750 पे ले आते हैं। 1750 फिर उसके अंदर डाल के मैं लिख देता हूँ क्वार्टरली पेड 1750, सो नो मंथली पेमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो बात ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये मशीन रीडेबल नहीं होती हैं, ये केस वर्कर रीडेबल होती हैं। सो केस वर्कर ने जब उसको पढ़ना, तो अगर आपने एक लाइन नीचे लिख भी दी तो उसमें कोई मसला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती, आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें वहाँ पे, आपका काम फिर भी सही तरह से चल जाएगा। मैं अक्सर अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ करता हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छा चलता है, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ उसके अंदर। ओके, होपफुली दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो Hello. हेलो जी, बताइए। Hello. Assalamu alaikum. बरसाम। I've got a question regarding pay slips. राइट I got married in September. My wife is in Pakistan, so I haven't applied yet. राइट During Christmas, I took on a second job just to get in some extra hours. Now, they didn't pay me, they didn't provide me with a pay slip. For some reason, it got lost, but they did provide me with a screenshot of my pay details. राइट Now, it does show my national insurance number. It does show
my employee number, my name, and it does show the tax I've paid as well as the gross and the net pay. Will that qualify as a payslip? Okay. Is that all? Also, my name, they got one letter wrong in my forename. Does that matter? Because my national insurance number is exactly as it should be. Should not be a problem. Okay, let me answer it for you. Okay. As far as the screenshots are concerned, the Home Office, whenever you make an application to them, they want to see original documents. The High Commission, whenever you make an application there, they want to see original documents. The same thing applies to you. When you make the application, they will want to see the original documentation, unless you can actually give them a proper reason for not submitting those documents. Now, you've got the payslips, you haven't got the payslips, but you've got the screenshots, which show your PAYE number, your details, it shows your money transfer, it shows your tax paid, it shows your national insurance number, everything. You say it's got one of your names, letters wrong. Best thing to do, looks like one of those cases where you've got to get a proper detailed letter from the employer, along with the screenshots, every screenshot individually stamped and signed by the employer, along with a proper letter saying these screenshots are our responsibility. We have issued those because the payslips, original payslips, are not available. So please treat these documents as originals to confirm your payment. Now, if you're able to do that, hopefully there will not be any issue. As far as the name thing is concerned, obviously better to get the employer to write in there that there was a clerical error or an administrative error in which this name was not put in properly. Hopefully that should take care of it and should not be an issue. But remember that if it is an issue, this is something that you can go and rectify and talk about at the appeal. I hope you don't have to go into the appeal, but if you do, then this is something that you can definitely run past a judge and explain him to, and you'll be all right. There should not be any issue with that. Okay? मैं उर्दू में भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ उनका सवाल क्या था और जवाब क्या है उसमें। सवाल इनका ये था कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करना है स्पाउस वीज़ा के लिए। इनकी शादी सितंबर में हुई, अभी इन्होंने उनको लेकर आना है यहाँ पे। अब जो इनकी पे स्लिप्स हैं वो कहीं गुम गई हैं और इनके पास स्क्रीनशॉट्स, यानी वो एम्प्लॉयर की वेबसाइट से या एम्प्लॉयर के कंप्यूटर के ऊपर से, स्क्रीन के ऊपर से वो एक पूरा प्रिंट आउट ले लिया जाता है कि जी ये चीज़ उसके कंप्यूटर पर नज़र आ रही है। अब वो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स ले ली, तो मैंने उनको ये कहा कि एम्प्लॉयर की तरफ से हर स्क्रीनशॉट को स्टैम्प करवा लें, सिग्नेचर करवा लें और प्लस उसके साथ एक लेटर लगा के दें कि ये स्क्रीनशॉट्स जेन्युइन हैं, ये इसके एम्प्लॉयमेंट को शो करते हैं, ये शो करते हैं कि कितने टैक्स इसने पे किया, कितने इसके पैसे आए, कितना इसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या है, इसका नाम पूरा क्या है, इसका एड्रेस क्या है, वो सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर वो सारा कुछ लगा के एम्प्लॉयर का लेटर साथ लगा देते हैं तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, शुड बी ऑलराइट। होप यू गॉट योर आंसर क्लियरली जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। अच्छा, हेलो हेलो जी, बताइए। जी ऐसा है सर कि मैं टीआर 4 स्टूडेंट था, 20 जनवरी को मेरा वीजा एक्सपायर हुआ है। टीयर 4 20 जनवरी, ठीक जी। अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने एक और कॉलेज से कैश तो अप्लाई कर दिया था। मसला ये हुआ था कि जो कॉलेज ने मुझे कैश लेटर इशू किया था उसमें उन्होंने कैश नंबर नहीं लिखा था, तो कॉलेज ने कैश लेटर इशू किया और कैश नंबर नहीं लिखा उसमें। कैश जो है ना उसका नंबर उन्होंने नहीं डाला। अच्छा, तो मैंने एप्लीकेशन फिल करके उसमें कैश नंबर की बजाय गलती से मैंने रेफरेंस नंबर पुट करके तो मैंने भेज दी अपनी एप्लीकेशन। अच्छा, तो यूकेबीए ने मुझे वो एप्लीकेशन वापस भेज दी जी कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है ये इनकरेक्ट फील्ड है और टीआर 4 की जो स्टडी है वो आपकी इनवैलिड है। ठीक। तो मैंने दोबारा उस कॉलेज से रब्ता किया, कैश लेटर देखा तो उन्होंने मुझे नया कैश लेटर बना के दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि जी ये एडमिन एरर की वजह से ऐसा हुआ था कि हमने, कॉलेज की मिस्टेक है, एडमिन एरर की वजह से हमने ये गलती हुई थी, कैश नंबर नहीं आया था। तो एप्लीकेशन मैंने दोबारा होम ऑफिस भिजवा दी है। लेकिन जब मैंने अच्छा ठीक, जब मैंने दोबारा भिजवाई है उस वक्त मेरा वीजा एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि 20 को मैंने एक्सपायर हो रहा था, 20 को ही एप्लीकेशन सबमिट की थी, फिर मेरे पास एप्लीकेशन वापस आ गई जी। तो मैंने दोबारा फिल करके तो वो एप्लीकेशन जब भेजी तो उस वक्त मेरे पास मतलब वीजा नहीं था। बैंक तो स्टेटमेंट आपकी इन टाइम थी? जी सर, बैंक स्टेटमेंट्स इन टाइम थी आपकी जब आपने भेजा? तो बैंक स्टेटमेंट्स विद इन लास्ट 28 डेज की डेटेड थी? जी जिस वक्त मैंने 20 को भेजा था, नहीं 20 को मतलब था, उसके बाद जब वापस आ गया, जब दोबारा आपने भेजा तो आपने चेक किया कि बैंक स्टेटमेंट्स जो थी आपकी वो 28 दिन के अंदर अंदर की डेट की हैं कि नहीं? नहीं सर, वो उस वक्त 28 दिन के अंदर अंदर की डेट नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, फिर
तो सर मैं पूछना ही चाहता हूँ कि मैंने अब अप्लाई कर दिया हुआ है, तो इसमें मैंने उसके ऊपर एक कवर लेटर भी लगाया है कि जी ये उसके ऊपर एक कवर लेटर लगाया कि कॉलेज की गलती की वजह से ऐसे हुआ था। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब क्या यूकेबीए वाले मेरा होम ऑफिस वाले मेरा वीजा लगा के देंगे या कोई मतलब इसमें मसला करेंगे, जी आपने जब दोबारा एप्लीकेशन भेजी है उस वक्त ये आपके पास क्योंकि वीजा नहीं था तो ये आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड है। चले मैं बताता हूँ सर। देखिए सबसे पहली बात तो ये, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको वो इस बात पे रिफ्यूज़ करेंगे कि आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं था, बिकॉज जब टियर 4 की आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो गाइडेंस के अंदर भी लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लीव टू रिमेन मौजूद है और यू वर लास्ट ग्रांटेड लीव टू रिमेन इन वन ऑफ दोज कैटेगरीज जो कि नीचे लिखी हुई हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे अभी आपके पास लीव ना भी हो, अगर पहले थी तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और जब मैं उनको जवाब देता हूं कि ये ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं होगा, आप फिर भी कर सकते हैं। तो वो बड़े परेशान होते हैं कि नहीं जी जेन्युइनली वाकई चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, बिकॉज इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो उनकी गाइडेंस है उसके साथ ये चीज चल रही है। सो अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं भी थी जब आपने अप्लाई किया, कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम आपकी दूसरी चीज में आती है जिस वजह से मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होगी। वो ये कि जब आपने अप्लाई किया, 20 तारीख को आपने अप्लाई किया, वो आपकी एप्लीकेशन वापस आ गई फॉर वट एवर रीजन कि जी आपने सही फिल नहीं किया, कैश नंबर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कॉलेज की गलती, खुदा की गलती, गवर्नमेंट की गलती, मौसम की गलती, इट डजंट मैटर। बात सारी क्या आती है, एप्लीकेशन वापस आ गई। अब आपने जिस डेट को दोबारा अप्लाई किया उस डेट को आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी कि आपने सबमिट कराई है। अब उस डेट को जब आप सबमिट कराते हैं, उस डेट को बैंक स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी, वो आपकी एप्लीकेशन डेट बनती है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट्स आपकी उससे 28 दिन पहले के होनी चाहिए। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स का जो रूल है मेंटेनेंस के लिए और सारा कुछ, वो रूल ये है कि बैंक स्टेटमेंट शुड बी डेटेड विद इन द लास्ट 28 डेज और जो अमाउंट आपका रहा है वो कम से कम 28 दिन अकाउंट के अंदर रहना चाहिए। अब अकाउंट में अमाउंट तो आपका 28 दिन रहा, लेकिन 28 डेज से ज्यादा गुजर गया वो बैंक स्टेटमेंट निकलवाए हुए जब आपने दूसरी एप्लीकेशन की। आपको प्रॉब्लम वहां पर आएगी, बिकॉज वो ये कहेंगे कि जी ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स आपको शायद मिल भी जाएं, कैश के भी लेटर के आपको पॉइंट्स मिल जाएं क्योंकि वो कॉलेज ने लिख दिया कि जी हमारी गलती थी, यह था, वो था, वो सब ठीक है। अब आपको कैश के अपने 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेंटेनेंस वाले पॉइंट के ऊपर वो आके ये कहेंगे कि जी जो आपने बैंक स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस किए वो बैंक स्टेटमेंट्स आपके 28 दिन से ज्यादा की थी। अब अगर आप एज ए कंटिन्यूइंग स्टूडेंट चल रहे थे, वो भी चीज देखने वाली है। अगर आपने जो पिछला आपका कोर्स था वो आपका 6 महीने से ज्यादा का था और उसमें से आपने कम से कम 6 महीने पूरे कर लिए, तो फिर ठीक है, आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं। अगर आपने आपके कोर्स को खत्म हुए हुए 4 महीने से ज्यादा गुजर गया है और फिर आप जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट नहीं बनते, फिर आपको उसके लिए 9 मंथ्स की मेंटेनेंस शो करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो ये होती है कि आपने अप्लाई किया एक दफा, एक गलती की, एप्लीकेशन वापस आ गई, जैसे ही वापस आए आपने कहा ओ जल्दी से दोबारा ये गलती ठीक करो, मैं दोबारा भेजता हूं, दोबारा भेजा, अब आपकी बैंक स्टेटमेंट 27 दिन से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, वो गलती हो गई, एप्लीकेशन फिर आपकी वापस रिफ्यूज होकर आ जाती है। अब क्योंकि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी जब आपने अप्लाई किया, आपको अपील का राइट भी नहीं मिलता उसके ऊपर, फिर आप कहते हो अच्छा मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि अप्लाई तो आप कर सकते हो अगर वैलिड लीव टू रिमेन ना भी हो आपके पास। अब आपने बैंक स्टेटमेंट्स पे लगा दी अप टू डेट, आपने बाकी सारा कुछ पे लगा दी, लेकिन अगर आपने कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट नहीं किया हुआ तो वो इस बात पे रिफ्यूज कर सकते हैं कि जी आपने जो बैंक स्टेटमेंट्स लगाई, मेंटेनेंस आपने सिर्फ 2 महीने की शो की, आपको तो अब 9 मंथ्स की शो करनी थी। अब होता क्या है कि वो एक गलती की वजह से वो आगे जाके तमाम चीजें खुलती जाती हैं। सो आपको बहुत ख्याल से, बहुत तरीके से, बहुत समझदारी के साथ समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट एप्लीकेशन। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि जी बैंक स्टेटमेंट्स डेटेड विद इन लास्ट 28 डेज थी, आपने कहा नहीं, सो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन ये रिफ्यूज होगी। अब जब ये रिफ्यूज होती है तो फिर देखिएगा कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर आप एज ए कंटिन्यूइंग स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं तो फिर तो 2 महीने की मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर क्वालिफाई नहीं करते और आपको ज्यादा मेंटेनेंस शो करनी है तो फिर 9 मंथ्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए और वो भी 28 दिन अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। सो अभी से जमा करना शुरू कर दें, वो पैसे अकाउंट में शो करना शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है तो आप फौरी तौर पर नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर 28 डेज गुजर चुके हैं आपके पैसे अकाउंट में पड़े हुए, उसकी फॉरन प्रिंट आउट लें या उसको स्टैंप कराएं जाके, या ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लें और जाके उसकी बेस पे अप्लाई कर दें तो आपका काम फिर हो जाएगा।
देखने वाली बात क्या है, हर टेक्निकलिटी जो है 28 दिन वाली टेक्निकलिटी जरूरी है, मेंटेनेंस की टेक्निकलिटी जरूरी है, कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स वाली टेक्निकलिटी जरूरी है, कोर्स आपका जो है वो कंटिन्यू कर रहा है भी जरूरी है कोर्स में, और आपकी लीव टू रिमेन खत्म होने में 28 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जरूरी है। अब अक्सर लोग इस चीज से मार खाते हैं कि जी 20 जनवरी को मेरा वीजा खत्म हुआ, मैंने जाके 1 मार्च से नया कोर्स शुरू कर दिया। अब 1 मार्च में और 20 जनवरी में 28 दिन से ज्यादा का फर्क है। अब आपने वो नए कोर्स की बेस पे अप्लाई कर दिया, तो वो ये कहते हैं कि जी लीव टू रिमेन खत्म हुए हुए आपको 28 दिन से ज्यादा गुजर गया, हम इसके ऊपर रिफ्यूज करते हैं। सो डिफरेंट चीजें आती हैं। मैं क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजल्स देखता रहता हूं, मेरे पास जब अपील केसेस आते हैं, तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी बता सकता हूं। सो बड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज का, बिकॉज कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक करते हुए वो आगे से प्रॉब्लम्स बनती जाती हैं, और फिर आप जितनी और एप्लीकेशन करते रहते हैं वो भी रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल चलता है। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में ये याद रखें, आपकी एप्लीकेशन में और कोई चीज मैटर नहीं करती सिवाय जो पॉइंट्स आपने क्लेम करने हैं और किन बेसिस पे वो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन नहीं चल सकती। लोग पूछते हैं कि जी 800 पाउंड होना चाहिए, सो अगर 790 हो जाए चल जाएगा? नहीं चलेगा। 799.90 पेंस भी पड़ा होगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज उसको वो टेक्निकलिटी पे रिफ्यूज करते हैं कि ये इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा है। पैनकीना केस याद है जिसके अंदर ये चीज कही गई थी कि जी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो चीज नहीं आती उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते एज लॉ। अगर एक चीज है जो गाइडेंस के अंदर दी गई है तो वो गाइडेंस के तौर पे रहेगी। अब पहले ही 800 पाउंड की रिक्वायरमेंट गाइडेंस में होती थी, उस पर जब लोगों को उन्होंने रिफ्यूज किया, अपीलें गई, तो पैनकीना केस के अंदर उन्होंने ये चीज कही कि ये गाइडेंस का हिस्सा है इसलिए ये आप एनफोर्स नहीं कर सकते। पैनकीना जजमेंट के 3 दिन के बाद उन्होंने इसको रूल्स का हिस्सा बना दिया था। सो अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आपकी रूल्स का हिस्सा है, उससे कोई आप दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली जो आपका सवाल है उसके मुताबिक, जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है उसके मुताबिक मुझे कोई आपके लिए अभी अच्छा मौसम नजर नहीं आ रहा अगले एप्लीकेशन के जवाब तक। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सिचुएशन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो फिर अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दें अकाउंट के अंदर। मेक श्योर आपका अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा हो, ताकि कल कोई एप्लीकेशन आपकी अगर रिफ्यूज होती है आप फौरन नई एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसमें आपका अमाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन होगा, ताकि आप उसमें प्रॉपर 40 पॉइंट्स अपने क्लेम कर सकते हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए। ऑल द बेस्ट जी, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। हमेशा की तरह लगता है कि बहुत जल्दी टाइम गुजर गया, लेकिन आई एम श्योर पूरा घंटा हमारा कंप्लीट होने वाला होगा। जिन लोगों से बात हो गई, आपको कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे दफ्तर में फ़ोन करते हैं, जो जिनसे बात हो जाती है, आपके फ़ोन करने का शुक्रिया। जिनसे बात नहीं हो सकती, अपॉलॉजीज, क्योंकि हर एक से बात करना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं ऑफिस में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपॉइंटमेंट बना लीजिए, ज़रूर मिल लीजिए मुझसे। हमेशा की तरह मुझे ढूंढना हो, आप मुझे फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, अब तो आप मुझे यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं। सो जहाँ कहीं भी आपसे मुलाकात हो, उम्मीद है कि आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त, तब तक के लिए खुदा।